पिछले वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक, उसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़े थे कि आखिर तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि आवर्त सारणी क्या है। उसके बाद आवर्त सारणी का विकास पढ़े थे, कि उसका इतिहास हिस्ट्री पढ़े थे कि आवर्त सारणी का खोज करने में कौन कौन वैज्ञानिक आए और कैसा कैसा उनका योगदान रहा, जिसमें हम लोग सबसे पहला पढ़े थे लेवोजियर का वर्गीकरण। उसके बाद पढ़े थे पराउट की संकल्पना। ठीक, अब आज हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, थर्ड नंबर आवर्त सारणी के विकास में। तीसरा में यानी कि थर्ड नंबर में अगला वैज्ञानिक एक आया डोबेराइनर। डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम दिया। त्रिक या त्रियक एक ही होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोबेराइनर का त्रिक नियम या डोबेराइनर का त्रियक नियम। डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ, ट्राइड्स मीन त्रिक होता है। अब त्रिक का अर्थ कितना होता है? तो त्रिक का अर्थ तीन होता है। त्रिक या त्रियक मीन्स क्या होता है? तीन होता है। या ट्राइड्स मीन्स कितना होता है? तीन होता है। तो सबसे पहला बात इसमें यहाँ पर आता है, पहला क्वेश्चन कि त्रिक नियम किसने दिया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, सिंपल है, आसान है। त्रिक नियम का खोज किसने किया या त्रिक नियम किसने दिया था? तो त्रिक नियम डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब ये जो डोबेराइनर है, इसका पूरा नाम होता है वुल्फगांग डोबेराइनर। वुल्फगांग डोबेराइनर। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, यानी किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन देश यानी जर्मनी के। ठीक, इन्होंने अपना नियम कब दिया था? कौन सा नियम? त्रिक नियम। तो इन्होंने नियम दिया था, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं कहीं 1817 भी देता है और कहीं कहीं 1829 भी देता है। अब बात है कि याद कौन रखेंगे, तो याद दोनों रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे पहले त्रिक नियम चर्चा में आया था 1817 में, पूर्ण रूप से एग्जाम्पल के साथ जानकारी मिला था 1829 में। ऐसे जो ईसवी सन जो याद करना रहता है वो हम लोग एनसीईआरटी बुक के अनुसार याद करेंगे। तो ऐसे 1829 याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको बुक में 1817 भी देखने को मिलेगा। कोई बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल बात है, ठीक ना। तो फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पर इस टॉपिक से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि त्रिक नियम किसने दिया? डोबेराइनर ने दिया। डोबेराइनर का पूरा नाम क्या होता है? वुल्फगांग डोबेराइनर होता है। ठीक, डोबेराइनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के थे। इन्होंने अपना नियम कब दिया था? तो 1829 याद रख सकते हैं। ठीक, एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला सफल प्रयास किसने किया था? जैसे इससे पहले हम लोग बताएं, यानी कि पढ़े थे लेवोजियर का वर्गीकरण, उसके बाद पराउट वाला भी पढ़े थे, ठीक ना। तो वो भी उन लोग का भी आवर्त सारणी के वर्गीकरण में यानी विकास में बहुत ज्यादा तो भूमिका नहीं था, लेकिन कुछ तो भूमिका जरूर था। ठीक, तो सबसे पहले लेवोजियर, फिर पराउट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं डोबेराइनर। लेकिन पिछले क्लास में भी हम बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर क्वेश्चन आए कि धातु और अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, तब आंसर देना है लेवोजियर। लेकिन अगर धातु और धातु न लगा हुआ रहे, सिर्फ ऐसे पूछे कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, या इसी को और बढ़िया से बोल सकते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो आंसर क्या देंगे? डोबेराइनर देंगे। ठीक, तो अब बात है कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया। तो डोबेराइनर ने जब त्रिक नियम दिया तो इसमें कुछ बोले होंगे। ठीक, तब इसमें ये क्या बोले थे? तो त्रिक का अर्थ कितना होता है? त्रिक का अर्थ होता है तीन। तो डोबेराइनर ने क्या किया ना कि तीन तीन गो तत्व लिया। कै कै गो तत्व? तीन तीन गो तत्व लिया। त्रिक मैंने तीन, तीन तीन गो तत्व लेके उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। ठीक, उसके बाद वो बोले कि जो बीच वाला तत्व का द्रव्यमान होगा, बीच वाला, जैसे तीन गो है तो बीच में आएगा एक तत्व, जो बीच वाला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, शेष दोनों जो किनरलन बचल है अपने दोनों के औसत के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो गया। ये किनका नियम है? डोबेराइनर का त्रिक नियम है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखते हैं, इनका कहनाम था कि तीन तीन गो तत्व लेंगे। ठीक, तो तीन गो तत्व मान लीजिए कि ले लेते हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ठीक, तीनों का द्रव्यमान बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो मान लीजिए कि तीन गो तत्व है एबीसी, तीनों का द्रव्यमान बढ़ते क्रम में है। ठीक, उसके बाद ही बोले कि बीच वाला जो तत्व का द्रव्यमान है, तो बीच में अभी क्या होगा जी? बी हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं वेट ऑफ बी, समझ आना है, मतलब कि जो बीच में तत्व बी है उसका द्रव्यमान समझ आना है ना, वेट या भार जो भी समझिए।
तो जो बी तत्व का द्रव्यमान है, जो बीचला तत्व का द्रव्यमान है, वो कितना के बराबर होगा या कैसे निकलेगा? ये जो शेष दूगो किनारे वाला बचल है ना, उसके द्रव्यमान के औसत के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का औसत कैसे निकालेंगे? मैथ में पढ़े होंगे, दोनों को जोड़ के a प्लस सी और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि a का द्रव्यमान और c का द्रव्यमान जो होगा उसमें 2 से हम भाग दे देंगे, तो किसका द्रव्यमान आ जाएगा जी? b का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत हुआ ना कि बीच में वैसा तत्व रखना है जिसका द्रव्यमान शेष किनरलन दोनों के औसत के बराबर आ जाए। तब बात है कि अब कहाँ कहाँ उतना सारा तत्व खोजेंगे, यानी कि ऐसा तत्व के खोज के बीचवा में रखना है ना कि दोनों के औसत के बराबर आ जाए। यही तो डे ब्राइनर का अतिरिक्त नियम है, जो आगे चल के बहुत दिक्कत हुआ। ठीक ना? जैसे अगर मान लो कि a का द्रव्यमान हम लोग रखते हैं 4, मान लिए a का द्रव्यमान 4, ठीक, और b का ले लेते, b नहीं c का ले लेते हैं 8। ठीक, तो a का द्रव्यमान हम लोग मान लिए 4 और c का द्रव्यमान हम लोग मान लिए कितना? 8। तो b का द्रव्यमान यानी कि बीच वाला का द्रव्यमान कितना होगा? तो दोनों का औसत के बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगा जी? तो 4 प्लस 8 बटे 2 यानी कि 12 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा? 6। यानी कि जानबूझ के हमको यहाँ 6 परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व रखना पड़ेगा, तब ये तिरिक नियम काम करेगा, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा? तब ऐसा ऐसा तत्व कहाँ खोजे जाएंगे कि दोनों के औसत निकाल के बीचवा में फिर रखा जाएगा। लेकिन इनका कुछ 2-3 गो फेमस एग्जाम्पल है जो कुछ दिन तक चलल था, वही इनका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट या त्रिक फर्स्ट भी बोल सकते हैं। इन्होंने सबसे पहला त्रिक का खोज किया, उसमें 3 तत्व कौन कौन लिया? तो 3 तत्व लिया, लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। ध्यान से देखेंगे, डुबेराइनर का पहला त्रिक क्या है? ठीक, यानी पहला एग्जाम्पल क्या है? इन्होंने 3 गो तत्व लिया। कौन कौन 3 गो तत्व लिया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीनों का द्रव्यमान बढ़ते क्रम है तो एकदम है। लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है पता होना चाहिए, 7 होता है। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। पोटेशियम का द्रव्यमान कितना होता है? तो 39 होता है। तो देखते हैं बीच वाला जो तत्व है उसका द्रव्यमान शेष दोनों तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर क्या आता है कि नहीं आता है। ठीक ना? तो देखते हैं, तो इसमें बीच में कौन तत्व है? सोडियम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, वेट ऑफ सोडियम। कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम का द्रव्यमान। ठीक, तो कैसे निकालेंगे जी? लिथियम का द्रव्यमान और पोटेशियम का द्रव्यमान दोनों का जोड़ देंगे। तो लिथियम का द्रव्यमान अभी बताएं कितना होता है? 7 यानी कि 7 होता है। पोटेशियम 39 होता है, औसत निकालने के लिए 2 से भाग देंगे। आगे देखते हैं, 39 और 7 कितना होता है? 46। 46 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 23 आ जाएगा। और सही बात है, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। तो बीच वाला तत्व का द्रव्यमान शेष दोनों के द्रव्यमान के औसत के बराबर आ गया, यानी कि यहाँ पर त्रिक नियम लागू हो रहा है। डोबराइनर का जो बात है वो सही बात है। ठीक, अच्छा, अब कुछ लोग इसमें सोचते हैं कि 3 गो तत्व हम लोग कौनो ले सकते हैं, तो नहीं ना कौनो ले सकते हैं। डोबराइनर जिस एग्जाम्पल का खोज किए थे ना, वही तत्व का एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, क्या कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को चेंज थोड़ी कर देंगे, अपने मन से नहीं ना तत्व ले लेंगे। ये जो डोबराइनर जॉन जॉन त्रिक का खोज किए थे ना, वही हम लिख कर सिर्फ बता रहे हैं, क्या कि डोबराइनर के समय में लगभग 30-31 तत्वों का खोज हुआ था। तो 30-31 तत्वों में से ना एग्जाम्पल रहेगा कि 118 आज के समय के अनुसार एग्जाम्पल दे देंगे, संभव नहीं है। ठीक ना? अब उसके बाद अगला आते हैं, अगला त्रिक, दूसरा त्रिक या कहिए दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा त्रिक के बारे में इन्होंने बताया कौन कौन? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम है, देख लीजिए जी। अगला त्रिक है, अगला एग्जाम्पल है जिसमें 3 तत्व है। कौन कौन? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तीनों का बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान है। जैसे कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, स्ट्रोंशियम का द्रव्यमान कितना होता है? 88.5 यानी कि 88.5 ऐसा कुछ करके होता है। बेरियम का द्रव्यमान कितना होता है? तो बेरियम का द्रव्यमान होता है 137। तो देखते हैं निकाल कर, तो इसमें बीच में कौन है? ये सारे एस आर माने स्ट्रोंशियम। तो यहाँ लिख सकते हैं वेट ऑफ स्ट्रोंशियम एस आर, तो दोनों के औसत के बराबर। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40। अरे बेरियम, बी मीन्स बेरियम, बेरियम का बताएं कितना? 137, 2 से भाग देंगे। अब जोड़ेंगे, 40 और 137 कितना हो जाएगा? 177। 40 और 137 कितना हो जाएगा? यानी कि 40 रुपया 137, 40 30 70 77, 177 बटे 2 हो जाएगा।
अब इसको भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग का पूरे पूरे आ जाएगा 88.5। कितना आ जाएगा जी, 88.5। तो स्ट्रोंशियम के दरमान भी इसी के अगल बगल होता है, 88.5 आ जाएगा। 2 8 16 हो जाएगा, 1 6 2 8 16। देख लेते हैं, एक हो गया, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी साबित हो रहा है कि बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों के औसत के बराबर आ रहा है। अब थर्ड में देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल इन लोग का था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगला त्रिक, 3 गो त्रिक है, तीनों का द्रव्यमान बढ़ते हुए है। इसमें बीच में कौन है, तो ब्रोमीन है, तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ ब्रोमीन। तो द्रव्यमान बढ़ते क्रम में है कि नहीं, तो क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5 यानी 35.5, ब्रोमीन का लगभग होता है 80 और आयोडीन का द्रव्यमान कितना होता है 127। तो देखते हैं, क्लोरीन हो गया 35.5, ठीक, प्लस आयोडीन कितना हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा 127/2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 162.5। ठीक है, 27 5 32, 62 तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग में 81.2। तो ब्रोमीन का द्रव्यमान बताया ना कि लगभग 80 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 गो त्रिक देखने से साबित हो रहा है, ये 3 गो एग्जाम्पल देखने से साबित हो रहा है कि डोबेराइनर का त्रिक नियम सही है। क्या है कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम में क्या बोला था कि 3 गो तत्व लेंगे, ठीक, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे। उसके बाद बोले थे कि जो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान आएगा शेष दोनों तत्व के माने कि नर्लन के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर आएगा। ठीक, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल यानी कि फर्स्ट मैंने पहला त्रिक, दूसरा त्रिक और तीसरा त्रिक में लगभग यानी कि सेम आ जा रहा है बीच वाला तत्व का द्रव्यमान किनरला के औसत निकाल के, तो यहाँ तक तो ठीक ठाक था। लेकिन अब इसमें दिक्कत था कि इससे ज्यादा और त्रिक संभव नहीं हो पाया। जैसे 2 3 त्रिक और खोज किए थे, प्रयास किए थे, लेकिन बीच वाला तत्व का द्रव्यमान शेष दोनों के औसत के बराबर नहीं आ पा रहा था, थोड़ा सा बहुत ज्यादा अंतर हो जा रहा था। ठीक ना, लगभग मैंने सेम नहीं आ पा रहा था, ज्यादा अंतर हो जा रहा था। तो जिसके चलते कुछ दिन के बाद डोबराइनर के त्रिक नियम को हटा दिया गया। समझ रहा बात, तो फिर से एक बार बोल देते हैं, आज के बाद अगर लिखना रहे या कोई पूछे तो उसको बोल सकते हैं कि डोबराइनर का त्रिक नियम क्या है। ठीक ना, तो डोबराइनर का जो त्रिक नियम है वो किसने दिया, तो डोबराइनर दिया। कब दिया, 1829 दिया। डोबराइनर किस देश के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। अब इनका नियम क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार डोबराइनर ने, ठीक, 3 तत्वों को लेकर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर बतलाया कि मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। और यही जो है नियम जो है, जो सिद्धांत है, डोबेराइनर का त्रिक नियम कहलाता है। यानी कि फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार डोबेराइनर ने 3 तत्वों को लेकर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाकर बतलाया कि बीच वाला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, मध्य वाला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, शेष दोनों तत्वों के औसत के बराबर होता है। ठीक, इसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छा से आसान तरीका है। इस नियम के अनुसार डोबेराइनर ने 3 तत्वों को लेकर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर बतलाया कि मध्य वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों तत्वों के औसत के बराबर होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। यही था डोबेराइनर का त्रिक नियम। लेकिन अभी बताएं कि कुछ दिन के बाद ये जो नियम है फेल हो गया, आगे चल के इस नियम को हटा दिया गया। क्या है कारण, मुख्य रूप से एक ही है कि डोबेराइनर ने अपने समय में मुख्य रूप से 3 तरीका खोजे किए थे, मुख्य रूप से जो कि सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा बोले ना 2 3 तरीक और था, है ना, प्रयास किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर हो जाने के कारण बीच वाला तत्व का द्रव्यमान दोनों के औसत के बराबर नहीं आने के कारण इनके नियम को आगे चल के त्याग दिया गया था, हटा दिया गया था। तो अगर इसमें पूछल जाए कि डोबेराइनर के त्रिक नियम का दोष क्या होगा, डोबेराइनर के त्रिक नियम का दोष क्या होगा, दोष या सीमाएं लिख सकते हैं, लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है। तो दोष यही है कि डोबेराइनर ने अपने समय में मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं कुल
3 त्रिक का ही खोज कर पाए थे। तो 3 त्रिक का खोज करने से सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव नहीं हो सकता है। 3 त्रिक की 9 गो तत्व का वर्गीकरण हुआ। इनके समय भी लगभग 31 गो तत्व था, तो पूरा हो भी नहीं पाया, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं कि डोबराइनर ने अपने समय में मुख्य रूप से या कुल 3 त्रिक का ही खोज कर पाए थे, जिसके चलते आगे चलकर इनके नियम को त्याग दिया गया, हटा दिया गया, ठीक ना। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिनका भी अच्छा खासा योगदान था, जिनका नाम था न्यूलैंड्स, ठीक। अच्छा, एक और बात, न्यूलैंड्स के पहले भी एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था डी चैन कोर्टोइस। गजब नाम है, डी चैन कोर्टोइस। हल्का सा देखते हैं। डी चैन कोर्टोइस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी क्या किया था ना कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, क्योंकि उस समय परमाणु संख्या का खोज हुआ नहीं था। अगर पूछा जाए कि डोबेराइनर का भी त्रिक नियम किस पर आधारित है, तो बोल सकते हैं बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। और डी चैन कोर्टोइस ने भी क्या किया था कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था और वृत्ताकार सारणी बनाया था। वृत्त यानी कि गोलाकार सारणी बनाया था, ठीक ना। इसी में तत्व को एबीसीडी करके रख दिए थे, ऐसे करके ए बी सी डी हो जाएगा, ई एफ। मान लिया अगर पुनः दोबारा रिपीट होगा तो जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, इस टाइप से शायद है। जैसे ए और जी का गुण सेम हो जाएगा, बी और एच का गुण सेम हो जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ से हल्का सा ही बात याद रखना है कि डी चैन कोर्टोइस का वर्गीकरण क्या है। तो डी चैन कोर्टोइस ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक वृत्ताकार सारणी दिया था, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ने कैसा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। थर्ड के बाद 4 लिख सकते हैं या सिंपल ऐसे टॉपिक बना देते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। चलिए अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो फिर से पहला क्वेश्चन यहाँ से ही आता है कि अष्टक नियम किसने दिया? तो अष्टक नियम दिया न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स को हम जॉन न्यूलैंड्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? जॉन न्यूलैंड्स, ठीक। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये इंग्लैंड देश के वैज्ञानिक थे, यानी कि अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ठीक। इन्होंने अपना नियम कब दिया? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1865 में दिया। कब दिया? 1865 में दिया। इसमें भी बड़ा दिक्कत है, कहीं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बुक में 1863 देता है, कहीं 1865 देता है, ठीक। कहीं 1865 66 भी देता है, ऐसा ऐसा देता है, ठीक। तो अभी बताएं कि ईसवी सन एनसीईआरटी के अनुसार याद करेंगे, है ना, कोई इसमें ज्यादा झंझट में नहीं रहना है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं 1865 ईस्वी। तो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन कि अष्टक नियम किसने दिया? तो अष्टक नियम दिया किसने? न्यूलैंड्स ने दिया। न्यूलैंड्स का पूरा नाम क्या होगा? तो जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इंग्लैंड के थे। इन्होंने अष्टक नियम यानी कि अपना नियम कब दिया था? तो 1865 में दिया था। तब बात है कि न्यूलैंड्स ने भी अपना जो सिद्धांत है, जो नियम है, अष्टक नियम है, इसमें कुछ बात बोले थे, तो जरूर बोले होंगे। तो ई क्या बोले थे? ई क्या किए थे ना कि अष्टक माने कितना होता है? 8 होता है। कैसे? इससे पहले डोबराइनर में त्रिक माने 3 हो रहा था, तो अष्टक मीन्स क्या होता है? 8 होता है। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया कि 8 गो तत्व लिया। कै गो तत्व लिया? 8 गो तत्व लिया और उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, ठीक। उसके बाद ये बताएं, बोले कि जो पहले तत्व का गुण होगा 9वें तत्व के गुण के समान होगा, जैसा कि संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है। सॉरी, 9वें नहीं, 8वें हो जाएगा, फिर से बोल रहे हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, ठीक। तो न्यूलैंड्स ने क्या किए कि 8 गो तत्व लिए, ठीक। 8 गो तत्व लिए, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएं। उसके बाद ये बोले कि पहले तत्व का जो गुण होता है, पहले तत्व का जो गुण होता है, कैमा तत्व के गुण के बराबर होता है? तो 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है। कैमा तत्व के गुण के बराबर होता है?
आठवें तत्व के गुण के बराबर होता है। जैसा कि संगीत का पहला स्वर आठवें स्वर के समान होता है। जैसे संगीत यानी म्यूजिक, संगीत में कितने स्वर होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं। कौन कौन? सा रे गा मा पा धा नी सा, अंत में लास्ट में सा आता है, तो पहिल का आठवां के बराबर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पहला तत्व का गुण भी आठवां तत्व के गुण के बराबर हो जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि किस वैज्ञानिक ने म्यूजिक और केमिस्ट्री को आपस में जोड़ दिया था? किस वैज्ञानिक ने म्यूजिक और केमिस्ट्री को आपस में जोड़ दिया था? तो किसने जोड़ा था? न्यूलैंड्स ने जोड़ा था। तो अब न्यूलैंड्स का एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इनका नियम क्या था। संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। कौन कौन? सा रे गा मा पा धा नी, अब फिर आ जाता है सा। तो अगर इसको हम पहला मानते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो देखो तो पहला का गुण यानी कि पहला जो शब्द है आठवां शब्द के बराबर हो जाता है। ठीक, लेकिन संगीत में स्वर 8 नहीं होते हैं। संगीत में स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर अंत में आ जाता है सा। तो सबसे पहला तत्व यहाँ पर हम लोग का कौन है? तो सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक, परमाणु संख्या के आधार पर नहीं, न्यूलैंड्स का भी वर्गीकरण बढ़ते हुए परमाणु दरमाने के आधार पर है, क्योंकि इस समय भी परमाणु संख्या का खोज नहीं हुआ था। ये हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है इसीलिए लिख रहे नहीं। उस समय परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा गया था, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान कम रहेगा उसको पहले रखा जाएगा और जिसका ज्यादा रहेगा उसको बाद में रखेगा। तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान तत्व में किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, इसीलिए सबसे पहले हाइड्रोजन को लिखे। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम अभी के अनुसार, लेकिन न्यूलैंड्स जब अष्टक नियम दे रहे थे तो उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। अक्रिय माने जो किसी से क्रिया न करे। मुख्य रूप से 6 होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इस प्रकार का होता है। एक न्यू अक्रिय गैस है ओगानेशन, जिसका संकेत ओजी होता है। ठीक, आगे मिलेगा, आगे यही चैप्टर पढ़ना भी है। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, तो अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था तो हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर हीलियम नहीं लिखाएगा। हाइड्रोजन के बाद हीलियम नहीं लिखाएगा, हीलियम के आगे वाला कौन कौन? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियोन। ठीक, तो नियोन भी अक्रिय गैस है तो नियोन भी नहीं लिखाएगा। नियोन के बाद वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान है। एल्युमिनियम 13 होता है अभी के अनुसार, माने परमाणु संख्या के अनुसार। एल्युमिनियम के बाद लिखेंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद लिखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस के बाद लिखेंगे क्लोरीन। अब थोड़ा सा और देखते हैं क्लोरीन के बाद क्या लिखाएगा। तो क्लोरीन के बाद कौन हो जाएगा? सही है, देख लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन यहाँ पर नहीं आएगा जी। क्लोरीन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एस, यानी कि सल्फर आ जाएगा। ठीक, सल्फर के बाद क्लोरीन यहाँ पर आएगा। क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, तो आर्गन एक अक्रिय गैस है तो यहाँ पर भी अक्रिय गैस नहीं रहेगा। तो आर्गन के बाद फिर यहाँ पर पोटेशियम लिख सकते हैं, पोटेशियम के बाद कैल्शियम और आगे ईटीसी कर सकते हैं। यही इनका एग्जाम्पल था। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात है कि अगर मान लिए कि पहला तत्व को, अगर हाइड्रोजन को मानते हैं कि पहला तत्व है, तो आठवां तत्व कौन हो जाएगा? गिन सकते हैं आगे में बढ़ के, 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला तत्व अगर हाइड्रोजन है तो इस सारणी के अनुसार आठवां तत्व कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। तो इनके अनुसार पहला तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान होगा। सही बात है, होता भी है। हाइड्रोजन अधातु है, फ्लोरीन अधातु है। हाइड्रोजन पर -1 होता है, फिर +1 भी होता है। हाइड्रोजन पर -1 होता है तो फ्लोरीन पर भी -1 होता है। ठीक ना, यानी कि अधिकतर गुण मैच करेगा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार। ठीक, अगर मान लिए कि पहला तत्व लिथियम को मान लेते हैं पहला तत्व, तो आठवां कौन हो जाएगा जी? तो आठवां तत्व हो जाएगा सोडियम। देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो एखनी दोनों के गुण मैच करेगा। लिथियम धातु, सोडियम धातु, लिथियम पर +1 चार्ज होता है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है। लिथियम क्रियाशील धातु है, सोडियम भी क्रियाशील धातु है। लिथियम सोडियम को मिट्टी के तेल में भी रख सकता है, काहे कि ज्यादा क्रियाशील होता है। तो बहुत सारा गुण मैच कर सकता है। तो यहाँ से देखने से तो पता चल ही रहा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सही है। ठीक, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है?
तो इस नियम के अनुसार न्यूलैंड्स ने 8 तत्वों को लेकर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर बतलाया कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है, जैसा कि संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है। फिर से न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार न्यूलैंड्स ने 8 तत्वों को लेकर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाकर बतलाया कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है, जैसा कि संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है। कैसा लगा? यही इनका नियम है। लेकिन अब इनके नियम में भी बहुत सारा दिक्कत है, ठीक ना? ये तो बोल दिए कि ठीक है, जैसे संगीत का पहला स्वर 8वां के बराबर हो जाता है, तो इसी पहले का तत्व के गुण 8वां तत्व के गुण के बराबर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ? दोष या सीमाएं, ड्रॉबैक या लिमिटेशन का आया। 2-3 गो इनमें प्रमुख है। पहला इनका दोष है, लिमिटेशन है, सीमा है ना, कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम होता है, न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम होता है वो केवल हल्के तत्व तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है जी? हल्के तत्व तक। हल्के तत्व माने कहाँ तक? तो मुख्य रूप से कैल्शियम तक। इसलिए एग्जाम्पल में कैल्शियम तक लिख के यूटीसी लिख दिए, भारी के लिए नहीं। यानी कहे के मतलब कि जैसे ही श्रेणी में, सीरीज में कैल्शियम के बाद भी तो तत्व है, कैल्शियम के बाद भी तत्व है, आगे बताएंगे। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के समय कुल 56 तत्व का खोज हुआ था। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के समय कुल कितने तत्व का खोज हुआ था? 56 तत्व का खोज हुआ था। तो आगे बतावल जाएगा। तो और भी तो आगे तत्व है, ठीक है। तो जब आगे जैसे ही तत्व अगर लिखेंगे, जब आगे ऐसे जैसे मैंने आगे तत्व आया तो उनका द्रव्यमान ज्यादा हो गया। अब द्रव्यमान ज्यादा है तो भारी होने लगे, तो जैसी भारी होने लगे, द्रव्यमान बढ़ने लगा, तो पहला तत्व के गुण 8वां के बराबर होबे नहीं किया। पहला तत्व के गुण 8वां के बराबर होबे नहीं किया, तो वही दोष हो गया। यानी पहला में हम बोल सकते हैं कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल हल्के तत्व यानी कि कैल्शियम तक लागू होता है, भारी वाले तत्व के लिए नहीं, ठीक। उसके बाद दूसरा, न्यूलैंड्स जब अपना आवर्त सारणी दे रहे थे, ठीक, तो उस समय कुल 56 तत्वों का खोज हुआ था। अभी बताए भी कुल कितने तत्वों का खोज हुआ था? 56 तत्वों का खोज हुआ था। कितने तत्व? 56। और न्यूलैंड्स ने बोल दिए थे ना कि 56 तत्व के बाद आगे और तत्व का खोज होबे नहीं करेगा। कितना बड़ा दोष है। जैसे न्यूलैंड जब अपन आवर्त सारणी दे रहे थे तो उस समय 56 तत्व के बारे में पता था सब लोग को, ठीक, या न्यूलैंड्स को। लेकिन न्यूलैंड्स बोल दिए, ठीक ना, कि 56 तत्व से ज्यादा खोज होबे नहीं करेगा आगे भविष्य में, कभी नहीं। कोई दूसरा वैज्ञानिक आके खोजे नहीं करेगा, जो कि गलत हुआ। अभी कुल कितने तत्व हैं? 118 हैं। ताकि 56 से आगे खोज हुआ तब है ना, जिसके चलते भी इनका नियम को हटा दिया गया। ये भी एक मेन कारण हुआ। एक और बात, इनका नियम क्या था? इनका नियम क्या था कि पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के बराबर होगा। सही बात है, पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के बराबर होगा। लेकिन उस समय अकरिय गैस का खोज नहीं हुआ था, लिखे भी नहीं इसमें। जैसी कुछ दिन के बाद अक्रिय गैस का खोज हुआ, तो मान लीजिए कि जैसे अक्रिय गैस का खोज होगा तो हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर हीलियम आ जाएगा। तो जब हीलियम आ जाएगा तो एक संख्या बढ़ जाएगा, तो एक संख्या बढ़ जाएगा तो पहला तत्व के गुण 8वां तत्व के गुण के बराबर ना होगा, 9वां तत्व के गुण के बराबर होने लगेगा, जो भी गलत हो गया। यानी कि इनका नियम था कि पहला तत्व के गुण ही 8वां तत्व के गुण के बराबर होगा, काहे कि संगीत का पहला स्वर 8वां स्वर के समान होता है। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस का खोज हुआ, तो अक्रिय गैस का खोज हुआ तो पहला तत्व का गुण 9वां के बराबर होने लगा, एक तत्व एक्स्ट्रा में आ गया, जिससे भी इनका नियम क्या हो गया जी? गलत हो गया। तो इन्हीं कारणों से न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को आगे चलकर त्याग दिया गया, ठीक। अब यहाँ से कुछ याद करने वाला क्वेश्चन है, शुरू से रिपीट कर देते हैं। क्रिक नियम किसने दिया? डुबेराइडर ने दिया, ठीक। तत्वों के वर्गीकरण का पहला सफल प्रयास किसने किया? डुबेराइडर ने किया। लेकिन धातु धातु पर पहला वर्गीकरण कहेगा किसने किया? तो लेवोजियर ने शब्द है। एक और कंपटीशन वाला क्वेश्चन याद कर सकते हैं, रीमार्क लिख देते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन आता है कि प्लेटिनम जो तत्व है ना, डी ब्लॉक का तत्व है प्लेटिनम, वो ज्यादातर उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्प्रेरक क्या होता है तो आगे कभी चर्चा होगा, है ना। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, ठीक। बहुत प्रकार का उत्प्रेरक होता है। तो इसी डी ब्लॉक का तत्व है प्लेटिनम, जिसका संकेत होता है पीटी। संकेत क्या होता है? पीटी, प्लेटिनम। तो क्वेश्चन आता है कि प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? तो इसका आंसर क्या देना है? डोबेराइनर देना।
पीछे वाला टॉपिक सही है कि प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? तो डोबेराइनर ने पहचाना था। किसने पहचाना था जी? डोबेराइनर। कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर सकते हैं, जनरल क्वेश्चन है, डोबेराइनर ने किया था। ठीक, उसके बाद अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया। म्यूजिक और केमिस्ट्री को आपस में किसने जोड़ दिया? तो न्यूलैंड्स ने जोड़ दिया। ठीक ना? हाँ, अब इसमें दो तीन बात और याद कर सकते हैं। रिमार्क में फिर से न्यूलैंड्स के अनुसार पहला क्वेश्चन है कि क्या न्यूलैंड्स के समय अक्रिय गैस का खोज हुआ था? तो न्यूलैंड्स के समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। न्यूलैंड्स के समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। ठीक, उस समय के बाद हुआ था। उसके बाद न्यूलैंड्स के समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। उसके बाद न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व ज्ञात थे? अभी बताएं, 56 तत्व। कुल कितने तत्व का खोज हुआ था? 56 तत्व। एक और क्वेश्चन आता है, ये भी समझिए, तो जनरल क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स का अंक तालिका माने वही आवर्त सारणी किस तत्व पर समाप्त होता है? जैसे टोटल 56 तत्व था, तो किस तत्व पर समाप्त होता था न्यूलैंड्स के समय? तो तत्व का नाम है थोरियम, संकेत क्या होता है? TH होता है। तो क्या न्यूलैंड्स के समय अक्रिय गैस का खोज हुआ था? तो नहीं हुआ था। न्यूलैंड्स के समय कुल कितने तत्वों का खोज हुआ था? तो 56 तत्वों का खोज हुआ था। न्यूलैंड्स का अंक तालिका किस तत्व पर समाप्त होता है? तो थोरियम पर संकेत होता है, जिसका संकेत क्या होता है? TH होता है।